जीएसटी जो है जब वो आया तो उसे कहा गया कि ये दूसरी आज़ादी है देश की। ऐसे हम एक्सप्रेशन आई थिंक पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं। हाँ, किस बात की आज़ादी की हम बात? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डिमोनेटाइजेशन मेरे से पहले हुआ, नवंबर 2016 में हुआ था। मैं आया था जुलाई 2017 में। साल भर होने आया था जब उसके उस समय मुझे इसको फेस करना था। म्यूज़िक को लुब्बे लुबा मेरे हिसाब से ये एक ऐसा एडवेंचरस डिसीजन था जो जिसके फ़ायदे कम थे और नुकसान ज़्यादा थे। अब ये कमाई तो होती है ज़्यादा और ख़र्चा होता है कम, तो आरबीआई के पास प्रॉफिट हो जाता है। इसको टेक्निकली सीनियराइज कहते हैं। एक सॉवरेन का अधिकार, सॉवरेन की जो कमाई करने का तरीका ये है कि वो आप छापिए, छापने का खर्चा कम है, उससे जो आमदनी होती है वो ज़्यादा है। तो अब ये आमदनी किसकी, ये सवाल है। सरकार में बिजनेस करना संभव ही नहीं, और है तो आप इनएफिशिएंटली करते हैं। तो निजीकरण, अब निजीकरण तो देश की ज़रूरत है, निजीकरण तो करना चाहिए। आपने तीन वित्त मंत्री देखे, इनमें सबसे सरल किसके साथ रहा? देखिए, वित्त विभाग जैसे आपने भी इशारा किया, दूसरे और विभागों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा तकनीकी है। हाँ, ठीक है। मार्केट्स है, इक्विटी, डेट, ये वो, करेंसीज, मनी, बोरोइंग, ये वो, तो थोड़ा सा आर्थिक, कई लोगों को तो जीडीपी का नहीं मालूम होता कि जीडीपी क्या है। एक ऐसा सेंट्रल बैंक बनाओ और उसको इतनी पावर दो कम से कम कि अगर हम सेंसिबल लिमिट से बाहर निकलें कर्जा लेने में या नोट छपवाने की, जब उस पे आपको रोक लगा सकती है। उसके लिए वहाँ ये इशू आता है आरबीआई की इंडिपेंडेंस का, और उसके लिए वो ज़रूरी भी है क्योंकि सरकार अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। आरबीआई गवर्नर कौन बन सकता है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि रघुराम राजन थे, लोगों को बड़ा भरोसा था उन पर, पता नहीं क्यों, लेकिन था कि ये आदमी जो कह रहा होगा ना सही कह रहा होगा। फिर बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, फिर वो नहीं रिपीट हुए, फिर लगा पता नहीं कौन आएगा। एक ऐसा माहौल बना कि सरकार शायद अपना आदमी बैठाना चाहती है क्योंकि पता नहीं आरबीआई पर कौन सा पैसा है जो वो रिलीज़ नहीं कर रही है। आम आदमी की समझ में यही आया, तो थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए। प्रधानमंत्री जी ने तो लगाया ही था उनको। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सबको लगाया था। हाँ, नहीं, जैसे ये रघुराम राजन जी की आपने बात की, वो तो पुराने वाले प्रधानमंत्री जी के टाइम में लगाया था, उनके समय तो कंटिन्यू किए, फिर गए। तो उर्जित पटेल को तो अपॉइंट भी उन्होंने नहीं किया। निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जिसको अपॉइंट करते हैं सोच समझ के देख, तो फिर भी ऐसी स्थिति बन गई कि कुछ फैसले उन्होंने किए, तो एक स्टेज पे उनको थोड़ी नाराज़गी हुई। हर साल बहुत सारी किताबें छपती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप ये दावा कर सकते हैं कि आपने उन लोगों के दिमाग में थोड़ा झांका है या उन लोगों के गलियारों से होकर थोड़ा गुजरे हैं जो हमारे आपके लिए पॉलिसी बनाते हैं। आज एक ऐसी किताब मेरे हाथ में है जिसका नाम है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। सुभाष चंद्र गर्ग इसके लेखक हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आप, और वित्त सचिव होना बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी है। 36 साल की लंबी चौड़ी सेवा आपने की है इस देश की, और इसमें आप वर्ल्ड बैंक भी गए और वर्ल्ड बैंक में आपने करीब 3.25 साल काम किया, और उसके बाद 2 साल के लिए जब आप वित्त मंत्रालय में गए और आपने वित्त सचिव का भार संभाला, तो बड़ा दिलचस्प संयोग है ये कि 3 वित्त मंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें एक स्वर्गीय अरुण जेटली हैं, दूसरे पीयूष गोयल और तीसरी निर्मला सीतारमण। तीनों अलग तरह के नेता हैं, तीनों अलग तरह के वित्त मंत्री हैं, और आपका तीनों के साथ अलग अलग तरह का तजुर्बा रहा जिसको आपने बड़े विस्तार में और बहुत ही दिलचस्प तरीके से बड़ी सरल भाषा में इस किताब में लिखा। किताब का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हार्पर कॉलिन्स से किताब आई है और 799 रुपये की है। पॉडकास्ट के अंत में तो आग्रह करूंगा ही, पहले भी कर देता हूँ, ये किताब हिंदी में भी होनी चाहिए थी। कहिएगा हार्पर कॉलिन्स वालों से ज़रूर कि भला करें हिंदी वालों का भी। हाँ। आपके कार्यकाल में बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हुई, मैं इस किताब में पढ़ रहा था,
और आपके मैं और इंटरव्यूज़ भी देख रहा था और इस किताब की भाषा भी। आप इतने फ्रैंक कैसे हैं ये सब बताते हुए? अक्सर मैंने देखा है कि सवाल तो हो जाता है या किताब तो आ जाती हैं, लेकिन बताते-बताते बहुत सारे नौकरशाह रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जीवन के मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं अपने जीवन के लिए। अगर आप ये है कि कोई पद चाहिए या कोई आपको पैसा चाहिए या कोई आपको प्रतिष्ठा चाहिए, तो फिर आप शायद अपनी बात इस तरह से कहते हैं कि जो आपको पद दे या जो प्रतिष्ठा दे या जो पैसा दे वो खुश हो। अगर आपको वो ना चाहिए, आपको ये हो जीवन में कि आप किस तरह से फ्री दिमाग, इंडिपेंडेंट दिमाग, खुश रह सकें, तो फिर आप सत्य कहते हैं। और अगर सत्य कहते हैं तो फ्रैंकली कहते हैं, क्योंकि सत्य अपने आप में ये चाहता है कि आप उसको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तरह से मोल्ड किए हुए कि भाई ये इस उद्देश्य से है। तो जब आप इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से रहते हैं, मैं जीवन में खुश रहना चाहता हूँ, मैं जीवन में फ्री रहना चाहता हूँ। मुझे इस तरह की, तो मुझे कभी भी ये दिक्कत नहीं आती कि सत्य को जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मैं समझता हूँ, उसको उसी तरह से कह दे। और ना कोई इस बात की डर रहती है कि भाई इससे कोई नाराज़ हो जाएगा, इसका नुकसान कुछ होगा या कोई नुकसान हो जाएगा। ठीक है। पर सर एक बात तो है, जब आप 36 साल नौकरशाह का जीवन बिताते हैं और सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कहना चाहते हैं पर कहते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत लगती हैं लेकिन आप उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। वो एक लंबी ट्रेनिंग होती है, इतना आसान भी नहीं है निभा जाना। इसे निभाने के बाद एक लेखक के तौर पर जब आप उतरते हैं सत्य कहने, ये रोल जब आप बदलते हैं कितनी कठिनाई होती है? देखिए, रोल मैं शायद भाग्यशाली रहा ज़्यादा, मुझे अपना रोल 36 साल में बदलना नहीं पड़ा। सरकार में ये सही है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे पदों पे आप काम करते हैं, उनके अपने कंपल्शंस भी हो सकते हैं, अपनी मर्यादाएं भी हो सकती हैं, अपनी लेकिन मुझे ये ऐसा भी नहीं है कि मुझे जीवन में कई सारी जगह हटा के बर्फ़ में नहीं लगाया गया हो, या ऐसा भी बहुत बार हुआ। लेकिन मैं पूरे समय जो मुझे ठीक लगा मैं वैसे करने में सफल रहा और करता रहा। और ये अच्छी बात है, मतलब जो कई बार लोगों को शायद इतना नहीं, मैं जैसे कहा कि इतने शायद भाग्यशाली नहीं हो कि ऐसा सब करने के बावजूद भी मुझे कुल मिला के अपने सेवा काल में बेहतर पोस्टिंग्स भी मिली। तो मैं ये इस एडजस्टमेंट की स्टेज से नहीं निकला कि जिसमें मुझे, जब मैं सेवा में था तो उस समय कोई चीज़ ऐसे इसलिए कहनी पड़ी कि जो मुझे ठीक नहीं हो, और अब मेरे पास वो कंस्ट्रेंट ना होने के बावजूद अब मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए मुझे परिवर्तन में कोई परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं हुई, और ना मुझे कोई ऐसी चीज़ को महसूस करना पड़ा। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, आप एसडीएम भी रहे, है ना, और उससे होते 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 इतने बड़े ओहदे तक पहुँचे। इसके बीच में एक वर्ल्ड बैंक का भी दौर आता है, जब आप वर्ल्ड बैंक जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। इसके बारे में हमारे यहाँ बहुत कम पता है कि ये क्या दुनिया है, ये बैंक करता क्या है, हमें आपको क्या फ़ायदा होता है, और हम क्यों अपना आदमी वहाँ भेजते हैं? सही बात। मैंने एक और किताब लिख दी है, वो अभी छपी नहीं है। उसमें मैं अपने वो प्रोबेशन से, एसडीएम के पीरियड से लेके विश्व बैंक तक का सारा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, अच्छे भी हुए, दूसरे भी हुए। तो उसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया है। जल्दी अगर जब ये छप जाएगी तो आपको उसके बारे में देखने का मौका मिलेगा। लेकिन आपके सवाल का उत्तर देना ज़रूरी है, क्योंकि
ये एक मिस्ट्री है। लोग ये सोचते विश्व बैंक बहुत बड़ी चीज़, इतना बड़ा क्या है, हम क्यों क्या करते हैं। तो देखिए संक्षेप में अगर आप इसको समझें तो दुनिया तो आज के दिन काफ़ी इंटीग्रेटेड हो गई। गांव है सब। एक दुनिया तो आज से करीब 75-80 साल पहले जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा वाला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो एक ऐसी स्थिति बनी उसके आने वाले समय में कि एक तो बहुत सारे ऐसे दो देश थे जो उस विश्व युद्ध के कारण से बर्बाद हो गए थे। कहीं एटॉमिक बम गिरा था, कहीं पे बहुत युद्ध हुआ, सब कुछ सत्यानाश हो गया, बम, मिसाइल, फलाना ढिकड़ा, इनके कारण से। तो उनको देशों को रिकंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी था, उनका पुनर्निर्माण करना ज़रूरी था। और दूसरा उसके आसपास ही हम भी 47 में आज़ाद हुए, 1945 में लड़ाई ख़त्म हुई थी। तो बहुत सारे जो देश कॉलोनाइज्ड हुए थे, गरीब हो गए थे, उनका विकास करने की ज़रूरत थी। अब विकास करने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एक तो आपके पास अपने देश में ही पैसा हो, कैपिटल लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति ये है कि ज़्यादातर के पास जितनी ज़रूरत हो उतना था नहीं। बिल्कुल। तो ये विचार बना कि भाई क्यों नहीं एक ऐसा बना दो, देश में बैंक हैं, वो तो देश में लोन भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो कोई एक विश्व का भी तो बैंक बना लो जिससे दूसरे देशों में जहाँ सरप्लस है, कुछ कंट्री उस समय भी जैसे अमेरिका वगैरह जो लड़ाई में नहीं शामिल हुए, उनके पास पैसा था, उनके लोगों के पास पैसा था, तो वो उनसे कैपिटल ले लें, कर्जा ले लें, और जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरत हो, जहाँ पे विकास के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत हो। अब जैसे हमारे यहाँ रेल बन रही थी उस समय, हमें पावर स्टेशन भी बनाने थे, हमें अपने गरीब जो लोग हैं उनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ पे, इन तो सब पे कर्ज का जुगाड़ होता था। तो इसमें बस यही खासियत है जो अभी आपने कहा कि अगर एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन हो जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस, जिसकी साख इतनी ज़्यादा हो कि वो दुनिया में सस्ते पैसे उठा सकता हो, और उससे रिलेटिवली अब भारत उस समय विदेश में कर्जा लेने जाए और या विश्व बैंक कर्जा लेके भारत को दे दे, तो दोनों में बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इसीलिए ये बना। तो हम भी उसके शेयर होल्डर बने। शेयर होल्डर बन गए तो हिंदुस्तान तो वैसे जनसंख्या के मामले में तो बहुत बड़ा देश तब भी था और आज भी है, राइट। तो हमारी उस समय हम लोग भी शेयर होल्डर बन गए। हालांकि उस समय आज़ाद नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन भी बना तो हम भी बन गए। तो हम उसके बाद तो हम, और वहाँ पे क्या है, विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चाहिए। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता, तो अभी वहाँ पे करीब 24 लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। अच्छा, कुल मिला के 24 में लोग हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो उसमें से एक डायरेक्टर जो है वो हम 4 देश मिलके, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन चारों को मिलके एक डायरेक्टर, अच्छा, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी तरफ से उनको चुनने के लिए वो चुन सकते हैं एक डायरेक्टर। और इसमें चूँकि हिंदुस्तान लगभग 80-85% शेयर है, तो एक डायरेक्टर हिंदुस्तान की तरफ से नॉमिनेट करने का या कैंडिडेट के रूप में ऑफ़र करने का मौका हिंदुस्तान की सरकार को मिलता है, इसलिए वो भेज देते हैं। और वो वहाँ पे ये भी देखते हैं कि भाई इन कंट्रीज़ का जो 4 देश हैं उनका वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके हितों पे ध्यान हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा, मैंने जैसे कहा कि भाई दुनिया भर से कर्जे उठा के आप सस्ते में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब आम तौर पर किस तरह की मीटिंग्स, किस मंत्री के साथ मिलना, क्या प्रधानमंत्री के साथ भी हर हफ्ते या हर 15 दिन में या फिर हर 1 महीने मिलना होता है? आपके डायरेक्ट बॉस फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उनके साथ कितना राब्ता होता है? तो एक रूटीन क्या होता है इसमें? इसमें भी देखिए एक तो समय पे भी रूटीन बदलता है। अब जैसे बजट का टाइम आ रहा है, अब बजट के टाइम में बड़ी इंटेंसिटी, क्योंकि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, पूरा हिसाब किताब तय करना है देश भर का, ये वो, कहाँ पे कितनी बढ़ोतरी क्या कितना कर्जा लेना है, क्या नहीं लेना है, टैक्स कितना आ रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें।
तो उस समय आपका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, टाइम है, वो ज़्यादा हो बढ़ता जाएगा। है। बजट में चूँकि प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वित्त मंत्री भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें सीक्रेटिवनेस भी रहनी, कॉन्फिडेंशियल भी होना बहुत ज़रूरी है। आप बजट की स्पीच लिख रहे हैं, स्पीच इस तरह से लिख रहे हैं कि भाई ये वित्त मंत्री भी अनुमोदित करें, प्रधानमंत्री भी अनुमोदित करें, उनकी क्या स्पीच प्राथमिकता। सेक्रेटरी लिखते हैं, फाइनल करते हैं। ज़्यादातर समय यही रहता है कि जो वित्त मंत्री की जो स्पीच आप बजट पे सुनते हैं ठीक है। पार्लियामेंट में, वो वित्त विभाग का सचिव, आर्थिक सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, वो उसको ड्राफ्ट बनाता है, लिखता है, पूरी देश भर के सभी विभागों से ले ला के कि भाई उनका क्या है, किसका, इतने बड़े महकमे हैं ये, उसके हिसाब से। और फिर क्योंकि बजट स्पीच ही एक हमारे देश में एक ऐसी चीज़ है जिससे सरकार अपने आप को कम्युनिकेट करती है लोगों के सामने। अमेरिका में एक होता है स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, जिसमें प्रेसिडेंट 20 जनवरी के आसपास एड्रेस करता है, राइट। हमारे यहाँ पे वो परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का परंपरा है, बट वो भी ओवर द इयर्स उसका इम्पोर्टेंस रिलेटिवली कम हो गया। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को एक एड्रेस करते हैं, वो पॉलिटिकल बन जाता है ज़्यादा, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से वो स्पीच नहीं देते। इकोनॉमिक पॉलिसी पर बात तो केवल बजट में ही कि बजट में ही तो बजट बड़ा महत्व, तो आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उस समय का जो रूटीन होता है वो बिल्कुल इंटेंस। आप हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उनमें, तो बजट के दौरान 5-7 मीटिंग्स तो वही कर लेते हैं। वित्त मंत्री के साथ और भी ज़्यादा हो जाती, फाइनेंस सेक्रेटरीज़ के साथ, हमारे और जॉइंट सेक्रेटरीज़, इनके साथ फिर कोई बिल बन रहा है, कोई ये बन रहा है, उसकी समस्याएं सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री। तो उस समय का माहौल ऐसा रहता है कि जिसमें रूटीन सब आपको, टूट जाते हैं। हाँ, रूटीन तो चीज़ें ख़त्म से ही कर देते हैं, उस समय काफ़ी साइड में रख देते हैं। बट जो दूसरे टाइम्स हैं, जिस समय अब बजट के बाद आ गए, मान लीजिए 2 महीने, जब बजट पास हो गया, अप्रैल में है, मई में है, अब इम्प्लीमेंटेशन का समय है, ठीक है। उस समय आपकी वो अनलेस कोई क्राइसिस हो गई या कोई बड़ी चीज़, अब G20 के बीच में भारत की चेयरमैनशिप आ गई थी, तो उस समय आपको 200-250 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, उनके पेपर्स बनाने हैं, उनके कम्युनिके बनाने हैं, तो उस समय उसमें ज़्यादा। तो एक तो ये है कि जो आपका जो रूटीन काम है, उस रूटीन काम के लिए आपको अपने आप को कैसे आप ऑर्गेनाइज करें, उसमें आप वित्त मंत्री से कितना मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से कितना मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह। और दूसरा जो आपकी स्पेशल टाइम्स हैं, जो स्पेशल इश्यूज़ हैं, स्पेशल, तो उस समय दोनों में फ़र्क पड़ता है। कुल मिला के मैं आपको ये कहता हूँ, मतलब कुछ पद सरकार में ऐसे हैं जिसमें बड़ा इंटेंस, जो पीएमओ में है सेक्रेटरीज, उनका तो प्रधानमंत्री जी से रोजाना का व्यवस्था, बट जो वित्त मंत्रालय में है, टैक्स का काम देख रहे हैं या इकोनॉमिक अफेयर्स का काम देख रहे हैं, उनका रिलेटिवली। और पीएमओ में ही, प्राइम मिनिस्टर से नहीं, पीएमओ भी है, तो पीएमओ में बड़ी, क्योंकि कोई भी चीज़ स्कल्पटिंग करनी होती है, कोई प्रधानमंत्री जी के पास कोई चीज़ जाए, उससे पहले तो बहुत सारी उसमें कसरत हो चुकी होनी चाहिए होती है। ऐसा चीज़ निकल के जाना चाहिए कि भाई उनका समय भी ना हो, और हाँ, राइट। तो एक कोई रूटीन, एक स्टैंडर्ड रूटीन बनाया जाना कहना मुश्किल है, बट आप समय के हिसाब से और जैसी स्थिति है, जो वक्त की डिमांड है, उसके हिसाब से आप रूटीन बदलता है। ये बात तो है कि जब चुनाव होते हैं तो एक सरकार आती है, एक जाती है, नए मंत्री बनते हैं, मंत्री अलग अलग मूड के लोग होते हैं, नौकरशाह वही रहते हैं अमूमन, कुछ इधर उधर हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपनी बात किसी ऐसे मंत्री को समझाना जिनकी पृष्ठभूमि कई बार रक्षा मंत्री है, नहीं मालूम बहुत ज़्यादा, कभी नहीं संभाला वो पोर्टफोलियो। इसी तरह से हो सकता है फिनेंस मिनिस्ट्री में भी ऐसे मंत्री आते हों जिनका कभी उस तरह का कोई मतलब नहीं रहा फिनेंस से, तो अपनी बात समझाना नौकरशाहों के लिए, अधिकारियों के लिए मुश्किल रहता भी होगा। आपने 3 वित्त मंत्री देखे, इनमें सबसे सरल किसके साथ रहा? देखिए, वित्त विभाग, जैसे आपने भी इशारा किया, दूसरे और विभागों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा तकनीकी है। हाँ,
ठीक है, मार्केट्स है, इक्विटी, डेट, ये वो, करेंसीज, मनी, बोरोइंग, ये वो, तो थोड़ा सा आर्थिक, कई लोगों को तो जीडीपी का नहीं मालूम होता कि जीडीपी क्या है, फिस्कल डेफिसिट। इसीलिए मैं आपको ये टोक के कह रहा हूँ क्योंकि सच बात है कि जब हम देखते थे कि नई सरकार आ गई, कौन मंत्री बना, तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि वित्त मंत्री कैसे बना है, क्योंकि सबको ये बात पता है कि ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल विभाग है, बाकी सब में ब्रीफिंग आसान है। लेकिन आप दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखिए तो वित्त एक ऐसा सब्जेक्ट है, अर्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो और हर आदमी समझता है। आप अपने वित्त अफेयर्स मैनेज अपना करते वित्त हैं, तो समझते ही हैं। हाँ, आप कितनी तनख्वाह आपको मिली, किस किस पे खर्च करना है, अरे भाई इंस्टॉलमेंट देनी है, नहीं देनी है, बच्चे की पढ़ाई के लिए 5 साल बाद उसको ये ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई शादी आएगी तो उसका, तो आप भी अपना वित्त संभालते हैं। तो वित्त मंत्री भी उसी समाज से आता है, तो उसको वित्त के बारे में, अपने वित्त के बारे में तो समझ होगी। और ज़्यादातर जो हमारे पॉलिटिशियन आते हैं, बड़े उनका रोबस्ट कॉमन सेंस होता है, उनकी सोसाइटी की समझ बहुत उम्दा किस्म की, बहुत बेहतर होती है। जो बैरियर है वो ये है कि एक टेक्नोलॉजी, आपका आपने बजट, आपके अकाउंट्स कैसे आप लिखते हो, हेड्स वेड्स, ये वो, डेफिसिट, जैसे मैंने आपसे कहा, तो सब मेरा अनुभव ये, इन 3 के साथ तो मैंने बतौर सचिव भी काम किया, बाकी और भी बहुत सारे उसके पहले भी उनके उन पदों के, चाहे डायरेक्टर, जसवंत सिंह, हाँ, उन सब के साथ भी आप सीधे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे नहीं है, लेकिन आप हैं तो सही उसमें। उनको विश्व बैंक में जाना होता था, डायरेक्टर, उनके साथ उनको विश्व बैंक में क्या एजेंडा चल रहा है ये समझाना, बताना। तो मेरा अनुभव ये था कि हमारे ज़्यादातर वित्त मंत्रियों का बड़ा रॉबस्ट कॉमन सेंस, उनकी समझ जो है, और अगर आप जो हम कर रहे हैं उसको अगर आप इस तरीके से उनके सामने रख दें या वो सवाल कर लें, तो कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है। देखिए, फ़र्क रहेगा फिर भी, दो व्यक्ति एक से नहीं होते किसी, बट कुल मिला के जितनी ज़रूरत है, और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे, और अभ्यास के कारण से, इंटरेक्शन के कारण से बहुत समझ, तो मुझे ये इस चीज़ की तो कोई कभी, बल्कि कुछ तो हमसे भी ज़्यादा मतलब, अब कई लोग हैं जो वित्त मंत्री ज़माने से रहे, या बैंकों में, या और जगह आर्थिक जगत से संबंधित रहे, तो कई बार तो वो एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन जैसे 2014 के बाद सरकार रही, इसमें अरुण जेटली जो थे वो तो वकील थे पेशे से, और वो लंबे समय वित्त मंत्री रहे, कई बजट पेश किए उन्होंने। इसके बाद बीच में जब वो अस्वस्थ थे तो पीयूष गोयल का आना हुआ, और निर्मला सीतारमण ने भी इससे पहले कोई पोर्टफोलियो इस तरह का संभाला नहीं था। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आप, और 2 साल के अंदर आपने 3 लोगों के साथ पटरी बैठाई होगी, कैसे इस किताब में आपने बड़े विस्तार में तीनों की बात भी की है। और निर्मला सीतारमण को लेकर तो मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने लिखा भी था कि उनके आपके प्रति कुछ बायसेस भी थे, आपने लिखा है। तो ये तो होता ही होगा, क्योंकि जब व्यक्ति है तो ज़्यादा पसंद, कम पसंद, कई बार कम्युनिकेशन के लेवल पे किसी को लगता है कि ये मेरी बात जल्दी समझ गया, कोई इशारों में ही समझ गया, और जब इतनी बड़ी जगह पर आप बैठे होते हैं तो बहुत सारी बातें तो इशारों में ही समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी मैं इस हिसाब से पूछ रहा था कि आसान आपके लिए कम्युनिकेट करना किससे रहा, क्योंकि अरुण जेटली के बारे में आपने बहुत ही सम्मान से लिखा है। मेरा, देखिए, ये मुझे वित्त मंत्री जी के जनरल व्यक्तित्व में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट है कि मेरा जो उनके साथ इंटरफेस है, जिस मसलों पे मैं उनसे कर रहा हूँ, उन मसलों पे निर्णय तक की स्थिति आ जाए, उन मसलों को तय कर लिया जाए, उसके लिए उनकी पर्सनैलिटी या उनकी अप्रोच या उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैंने जिस किताब का टाइटल भी क्या है, ये कि वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, हम भी पॉलिसी बनाने में योगदान दे रहे हैं, और वो पॉलिसी निर्माण करता है ही, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ये वी का मतलब क्या है? वी यहाँ पे, हाँ, दी IAS को कहते हैं कि स्टील फ्रेम है,
स्टील फ्रेम का ज़रूरत होती है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, कानून को लागू करने में, कि वहाँ आपकी स्टीलीनेस होनी चाहिए। आप ना कोई दुराव करें, ना भेदभाव करें, ना किसी से डरें, ना उस तरह से आप एग्जीक्यूट करें। बट आईएएस में जो लोग हैं वो नीतिगत निर्माण में बहुत योगदान देते हैं। सेक्रेटरी के लेवल पे तो आके ज़्यादा काम नीति का ही होता है, राइट। तो वी से मतलब यही था कि भाई एज सिविल सर्वेंट्स द आईएएस एंड अदर्स दे आल्सो पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग, वो भी नीति बनाने में योगदान अपना रखते हैं। तो जो आपका सवाल था उसके लिए, तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर इसी चीज़ में है। अब इस दृष्टिकोण से कि भाई आप बजट में नीति बना रहे हैं, या अदरवाइज आप क्रिप्टो है या फिनटेक है, या कोई गोल्ड के बारे में कोई नीति बना रहे हैं, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, या आपको नई पीएलआई या किसी के बारे में चर्चा करना है, ये करना है, तो उस दृष्टिकोण से चूँकि अरुण जेटली जी का एक बड़ा लंबा सा अनुभव पहले भी रहा, वो कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने दुनिया भर में ये ट्रेड नेगोशिएशंस भी, और लॉयर जो होता है उसको, लॉयर की भी ये सबसे बड़ी एबिलिटी होती है कि मुख्य मुद्दे पे पहुंचने की उनकी काबिलियत, और एक उनका एटीट्यूड ये था कि भाई उनका एज वित्त मंत्री के बतौर योगदान ये है कि वो सही नीति वगैरह बने, सही निर्णय हो जाए, लेकिन महकमे को चलाना वो अपना काम नहीं समझते थे। उनका ये कहना था कि महकमे का काम चलाना सेक्रेटरी का काम है, किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किससे क्या काम कराना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो पर्सनालिटी है, वो इस प्रक्रिया से बहुत अच्छी तरह से संयोजित हो जाती है, जुड़ जाती है। इसलिए उनके साथ कभी भी, अब वो बजट की स्पीच पढ़ेंगे, ड्राफ्ट आप ले जाइए, या कोई फाइल ले जाइए, नया कानून बन रहा है उसका ड्राफ्ट लेके चले जाइए, एक तो बतौर वकील की नज़र से देखेंगे तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, और दूसरा कि भाई ये चीज़ में थोड़ा सा ऐसे ऐसे देख लीजिए, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक है, और आपका मामला क्लियर हो गया। लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो ये समझता है कि नहीं इसमें ऐसे फ़ायदा ज़्यादा है देश को, या देश को नहीं तो पार्टी को फ़ायदा है, या मेरे को फ़ायदा है एज ए मिनिस्टर समथिंग, और वो कुछ कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस करें, राइट, जो आपके हिसाब से आपकी नज़र में देश के में नहीं है वगैरह, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। और या एक ऐसा व्यक्ति हो जो ये कि कंसेप्ट समझने में भी थोड़ा समय लग रहा है, या तो शुरुआत है, या अनुभव नहीं है, या कुछ वगैरह वगैरह। सो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तीनों मंत्री, हमने तो बड़ा अच्छी तरह से काम किया। निर्मला जी के साथ भी, हालांकि छोटा टेन्योर 55 दिन आपने किया, लेकिन उनके साथ भी बजट हुआ, उनके साथ भी और चीज़ें हुई। लेकिन ये जब लगने लगा कि भाई इनके साथ में नीतिगत या और अपने काम करने में उस फ्रीडम के साथ या उस तरह की चीज़ आप नहीं कर पाएंगे जैसा कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई इस समय फिर ये सबसे बेहतर यही है कि भाई आप संभालिए, हम चलते हैं। आपने भी इस्तीफा ऐसे ही दिया जैसे उर्जित पटेल चले गए थे अचानक से? नहीं, मैंने बिल्कुल वैसे नहीं दिया। हालांकि इससे पहले मुझे आपसे ये पूछना चाहिए था कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए कैसे थे? नहीं, मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, फिर उसका भी। तो उर्जित पटेल जी ने तो बड़ी विचित्र तरीके से इस्तीफा दिया। उन्होंने, नियम ये है कि भाई जब भी अगर वो रिज़ाइन करना चाहे कर सकते हैं, कानून में लिखा है कि रिज़ाइन कर सकते हैं, तो रिज़ाइन करने के लिए वो अब एक चिट्ठी बनाएंगे, चिट्ठी बना के वित्त मंत्री को भेज देंगे, वित्त मंत्री उसको मंजूर कर लेंगे और उनका इस्तीफा हो जाएगा, राइट। लेकिन उन्होंने तो वित्त मंत्री जी को भेजा नहीं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपनी कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और आरबीआई की वेबसाइट में घर चले गए। अब दिस वाज वेरी अनयूजुअल, ऐसा सामान्य था। मैं तो बिल्कुल, देश में हमारी सर्विस रूल्स में प्रावधान है कि भाई अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो आप एक नोटिस दीजिए 3 महीने का, और 3 महीने की नोटिस देने के बाद जो आपकी कॉम्पिटेंट सरकार है वो उसको मंजूर कर देती, तो आप चले जाइए। तो मैं तो बिल्कुल बाकायदा नोटिस दिया, 3 महीने की सेवा भी की उसके बाद, और फिर गया। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। अब जहाँ तक आपका सवाल कि आए कैसे,
आप वर्ल्ड बैंक में थे? हाँ, तो हमारी तो नीति हमारी जो सर्विस में पद हैं वो एसीसी तय करती है, प्रधानमंत्री तय करते हैं, वित्त मंत्री जी का भी योगदान रहता होगा। तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया था। आप किसकी पसंद थे? ये मुझे नहीं मालूम, नहीं पता चला? जरूरत भी नहीं थी कि किसकी क्योंकि आप तो राजस्थान में काम कर रहे थे, फिर वहाँ से विश्व बैंक है ना, तो विश्व बैंक भेजने का फैसला भी हाँ यहाँ से वो भी अनयूजुअल था, और फिर बीच में से ही निकाल के आपको यहाँ ले आएगा। ये तो इतना अनयूजुअल नहीं था क्योंकि पद यहाँ खाली हो गया। विश्व बैंक में ठीक है, आप 3 साल का टेन्योर देते हैं, आप 2.5 साल में भी बुला लीजिए, वो ये तो पहले भी कई बार हुआ है कि लोग चले आए हैं। सो ये अनयूजुअल नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ से राजस्थान से क्यों विश्व बैंक भेजा इसकी या वहाँ से यहाँ तो, और मेरे बाद वालों को क्यों नहीं लगाया सेक्रेटरी, मेरे बाद भी जो लोग विश्व बैंक में गए उनके पास भी समय था, उनको नहीं लगाया, उनको नहीं लगाया। तो ये तो मेरे ख्याल से ये निर्णय जो निर्णय करता है उन पर छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री के साथ कितना रब्ता रहा आपका? और इसके लिए आप शुक्रगुजार तो होंगे ही, क्योंकि जब ये नॉर्मल तो है नहीं, सबके साथ भी नहीं हुआ। इसके बाद आपका गुण भी परख लिया। मैंने इसमें लिखा है ये बात, क्योंकि ये बड़ा सामान्य सा सवाल है। कई लोग इसके साथ इस बात से भी जोड़ देते हैं, ऐसी नोशंस ले आते हैं कि भाई आप एहसान फरामोश तो नहीं, आप पे एहसान। तो मेरा दिमागी क्लैरिटी इसमें साफ है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री देश के जो अपॉइंटमेंट करने के लिए जिम्मेवार हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो ये चूज़ करते हैं कि किस पद के लिए कौन सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ये निर्णय करने का उनका अधिकार है। तो जब वो ये निर्णय करते हैं कि भाई मुझे या किसी दूसरे को उन्होंने उस पद के लिए चुना, तो ये मेरे पर एहसान नहीं है, ये मैं नहीं मान के चलता। ये मुझे अच्छा काम करने का, बड़े पद पे काम करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं शुक्रगुजार तो हो सकता हूँ, लेकिन इसको एहसान मान के मैं लॉयल हो जाऊँ या उसके लिए फिर मैं जो उचित चीज़ दी हूँ उसको भी करूँ, ये अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहुत धन्यवाद दिया है, अपनी 3 किताबों में लिखा है कि मैं लेकिन मैं उसके लिए भी धन्यवाद निर्मला जी को भी देता रहा हूँ कि भाई उन्होंने ये स्थिति बनी कि जिसमें चले गए, तो चलने के बाद मैं किताबें लिखने लगा, ये करने लगा। तो चुनना उनका अधिकार है, लगाना उनका अधिकार है, उसके लिए शुक्रगुजार होना, क्योंकि मौका सबको तो नहीं मिलता है। लेकिन उसके कारण से मैं ये करूं कि भाई कोई चीज़ गलत जो मुझे उचित ना लगे उसको मैं करूं इसलिए क्योंकि मुझे उन्होंने यहाँ लगाया, वो उचित नहीं। तो आई थिंक अगर दोनों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। जब आप प्रधानमंत्री से मिले तो आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, उन्होंने 2 प्राथमिकताओं के बारे में आपसे बताया अपनी, खासकर उनका इंटरेस्ट था इसमें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सबसे बड़ी प्राथमिकताएं प्रधानमंत्री जी की। मैं तो जब आया यहाँ पे तो 3 साल हो गए थे इनको सरकार चलाते हुए, और 3 साल में इन्होंने काफ़ी कई सारे बड़े फैसले हो चुके थे। जीएसटी पहले आ चुकी थी, आईबीसी पहले आ चुकी थी, डिमोनेटाइजेशन पहले हो चुका था, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो तो निर्णय बहुत सारे होंगे, मैं उसमें शामिल नहीं था। अब उस समय ये चूँकि एक प्रेसिडेंट है, एक कॉमन ट्रेडिशन है कि भाई आप कोई भी आए तो आप एक बार मिलें, तो उन्होंने उस समय मुझे 2 प्राथमिकताएं कि भाई देखो इनको भी देख लेना, वैसे तो पूरी इकोनॉमी पे ध्यान रखना है वगैरह वगैरह, कि भाई ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ जाएं, या एक उन्होंने उस समय ये चल रहा था यहाँ पे कि कैलेंडर ईयर बदलना, अच्छा, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो हमारा मार्च से फरवरी बदल दो, सॉरी अप्रैल से मार्च, अप्रैल मार्च को बदल के दूसरा कर सकते हैं क्या? अभी तो हुआ नहीं, वो तो होने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, मतलब वो क्या उसमें करना पता नहीं, लेकिन वो जो पहली प्राथमिकता आपने बताई वो तो आप संतुष्ट हैं, कर पाए? देखिए, डिजिटल पेमेंट्स तो देश में बहुत बढ़ गए। अब तो आप यूपीआई, आप भी शायद पेमेंट करते होंगे, यूपीआई को इस्तेमाल करते होंगे। कैश ही नहीं जेब में, कैश ही नहीं है आपके पास जेब में, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे सब जगह ये जा रही है कि भाई आप
कैश की जगह डिजिटल पेमेंट, वो बड़े कन्वीनियंट है, बहुत आसान है। आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपने डिजिटल उठाया, पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कार्ड उसने लिया इस्तेमाल, डिजिटल पेमेंट कर दिया, ठीक है। सो ना तो कैश ले जाने की ज़रूरत है, ना काउंट करने की ज़रूरत है, ना चेंज है या नहीं है उसकी ज़रूरत है, एग्जैक्ट है नहीं है, फलाना ढिकड़ा। आप आसपास नहीं है तो भी पेमेंट हो जाता है, कहीं पे भी हो तो पेमेंट हो जाता है। तो डिजिटल पेमेंट्स तो भविष्य के पेमेंट का, और उसमें चूँकि डिमोनेटाइजेशन के बाद एक और अर्जेंसी आ गई थी, कैश पेमेंट करने के लिए नहीं है। जब कैश पेमेंट करने के लिए तो भाई डिजिटल और धकेलना ही था और दे दीजिए। तो वो काम तो देश में काफ़ी हो गया है, सही। ऐसा नहीं है कि अभी कैश ख़त्म हो गया है। हाँ, अभी भी देश में बहुत ज़्यादा कैश है, 33-35 लाख करोड़ की मुद्रा अभी भी चलन में होती है। बट डिजिटल पेमेंट्स तो बहुत बढ़ गए। जब हम नए दौर के साथ चलना चाहते हैं तो डिजिटल से तो आप पीछे हट नहीं सकते। फिर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी में क्या एतराज़ था? क्रिप्टो करेंसी में कोई ऐतराज़ मुझे नहीं था, ना मुझे अभी है। और देखिए, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल पेमेंट में एक फ़र्क, दोनों डिजिटल पेमेंट्स हैं, राइट, दोनों डिजिटली पेमेंट होता है, लेकिन एक बड़ा फ़र्क ये है बुनियादी फ़र्क। बुनियादी फ़र्क ये है कि डिजिटल पेमेंट सेंट्रल बैंक की करेंसी और मनी में होते हैं, जिसका सेंट्रल बैंक इशू करता है, बैंकों में खाता रहता है, बैंकों में खाते से आपका पेमेंट वगैरह होता है। एक दूसरी व्यवस्था ये हो सकती है कि भाई देश की सरकार, देश का सेंट्रल बैंक मुद्रा से एक तरह से हट जाए, ठीक है, और प्राइवेट लोग ही क्रिप्टो करेंसी टोकन्स बना दें, उसी टोकन को आप अपने डिजिटल वॉलेट में रख लें, उसी से खरीद फरोख्त होती रहे और वो काम। तो दोनों व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल फंडामेंटली डिफरेंट हैं। तो ये जो आपने सवाल किया कि उससे क्या ऐतराज़ था, तो सेंट्रल बैंक को तो डेफिनेटली ऐतराज़ होगा, आरबीआई को तो था ही। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका तो धंधा ही, उसको तो अधिकार ही चला गया। उसका काम ही क्या है फिर आपका? अगर मान लीजिए जैसे आजकल स्टेबल कॉइन्स के नाम से क्रिप्टो करेंसी में इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं, लोगों ने जारी कर रखी है स्टेबल कॉइन के, वो भी $1 के बराबर है, वो भी $1 के बराबर है, राइट। तो लोग चूँकि उसमें उनको आसानी रहती है पेमेंट वेमेंट करने में, जैसे अल्टीमेटली पेमेंट की आसानी जो है और ट्रस्ट, दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। अब किसी ज़माने में शेल भी करेंसी हो गई थी, हाँ, शंख बिकते थे। शंख, रुपया। अब नोट आपका जो जिससे आप करते हैं पेमेंट, वो क्या है? वो कागज़ है, उसकी क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं, लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट है तो आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सो अल्टीमेटली करेंसी या मनी जो है वो ट्रस्ट पे चाहिए होती है और उसकी कन्वीनियंस के कारण से आगे बढ़ता है। जब कैश ने गोल्ड कॉइन को या सिल्वर कॉइन को या कॉपर कॉइन को रिप्लेस किया तो कन्वीनियंस ये थी, उसके मुकाबले वो चल दी। तो आज क्रिप्टो करेंसीज़ की अब इस बात पे निर्भर करता है कि अगर देश दुनिया में ये वाला सिस्टम कि सेंट्रल बैंक, पहले गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन जब हुआ करते थे तब तो सेंट्रल बैंक नहीं था, बिल्कुल, कोई रिजर्व बैंक नहीं था उस ज़माने में, कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं, ठीक है। और ये भी बड़ा आसान था कि आप अपना सोना ले जाइए, चांदी ले जाइए और मिंट से बनवा के लिए आइए सिक्के। तो एक तरह से सोना चलता था, ये नहीं था कि सरकारी कॉइन है या ये है, सरकार की छाप लग जाती थी वो, राइट। अब ये अगर ऐसी करेंसी की विश्वास वाली प्राइवेट सिस्टम में आ जाए और क्रिप्टो करेंसी को लोग चाहें तो वो व्यवस्था भी आगे बढ़ जाएगी। तो हमारी हम लोगों ने उस समय काम करके कानून का ड्राफ्ट भी बनाया था, उसमें दो चीज़ें कही गई थी। एक तो ये कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी को अभी, चूँकि आपका धंधा ही चौपट हो जाता है, आपकी सारा काम ही बिगड़ जाता है, तो इसको प्राइवेट करेंसी को तो आप रोकिए देश में। उस समय की जो समझ थी उसके हिसाब से हमने ये। और दूसरा कि भाई डिजिटल करेंसी अगर आप सरकार ही जारी कर दे तो उसमें ये इतना और फ़र्क आ जाएगा कि आपको बैंक में खाता रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आज बैंक के खाते के जरिए आपका यूपीआई पेमेंट होता है, और अगर डिजिटल करेंसी आप सरकार जारी शुरू कर दे हाँ, तो फिर बैंक बैंक में खाते भी खाते नहीं चाहिए भी आपको, और क्रिप्टो करेंसी वाला मजा भी है, तो ये आने वाले समय में तो ये होना है, होना ही लगता है। इसे खारिज नहीं कर सकते। आपने अभी जिक्र आरबीआई का किया, आरबीआई का तो काम ही है, और आरबीआई ने ठीक ठाक आपका समय भी लिया किताब में भी। आरबीआई से डील कौन करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में? तो ये आरबीआई को जो जिम्मेवारी दी गई है सरकार ने, वो सारी सरकार की जिम्मेवारियां हैं। वायदे आरबीआई करेंसी पहले सरकार छापती थी, इनको दे दी। बैंकों का रेगुलेशन करना था, सरकार ने बैंकों को दे दिया। सरकार का कर्जा आप निकालेंगे, आप रेज करेंगे, मैनेज करेंगे, सरकार ने दे दिया। तो इस बात पे डिपेंड करता है। तो दो मुख्य विभाग हैं जो रिजर्व बैंक से, बाकी तो सभी विभाग किसी न किसी रूप से जुड़े रहते हैं, राइट। दो विभाग, एक तो आर्थिक कार्य विभाग जो जिसका सचिव में रहा, इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा ये जो डीएफएस का फाइनेंशियल सर्विसेज वाला विभाग है। ये दो मुख्य विभाग इनके साथ जुड़ते हैं। डीएफएस तो आरबीआई का एक एडमिनिस्ट्रेटिव, सरकार में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर हैं उसके लिए एक ना एक इंचार्ज विभाग होता है। तो डीएफएस जो है वो आजकल, किसी ज़माने में इकोनॉमिक अफेयर्स ही हुआ करता था, क्योंकि डीएफएस भी इकोनॉमिक अफेयर्स का हिस्सा हुआ करता था, अलग नहीं था। अच्छा। और जो कई और मसले हैं, जैसे करेंसी है, डेट रेज करना है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को जारी करना है, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित काम है, ये चूँकि इकोनॉमिक अफेयर्स में है तो इकोनॉमिक अफेयर्स भी आरबीआई से बहुत जुड़ा रहता है। करेंसी वाला मसला जैसे मैंने कहा, और प्रॉफिट्स भी आरबीआई के जो हैं वो इकोनॉमिक अफेयर्स के पास ही आते हैं। अच्छा। सो ये दो हैं, और ये दोनों ही विभाग के सचिव आरबीआई के बोर्ड में भी होते हैं। उनके बोर्ड में भी बैठते हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब हम शुरू में पढ़ते थे, जो बेसिक इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी उसमें हम ये बात टीचर्स भी बताते थे कि भाई आरबीआई का काम सरकार की जी हुजूरी बिल्कुल नहीं है, और उसका काम ये भी है कि वो सरकार के साथ इस तरह से मतलब ट्रीटमेंट करे, पेश आए कि सरकार बहुत ज़्यादा उच्छृंखल ना हो जाए आर्थिक मामलों में। तो आरबीआई उसको एक ट्यून करके रखता है कि महंगाई पे कंट्रोल हो, करेंसी कितनी जारी हो। लेकिन हाल के सालों में कुछ टकराव ज़्यादा दिखाई देने लगा। देखिए, हमारे देश में जो आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके कई सारे ऐसे काम हैं जो तो वो सरकार के एजेंट के बतौर करती है। जैसे मैंने बताया आपको, कर्जा रेज करना है, सरकार ने अपनी सिक्योरिटी जारी करनी है, बाजार से पैसा उठाना है, सरकार खुद कर सकती है, लेकिन आरबीआई को दे रखा है, और आरबीआई बतौर एजेंट के रूप में काम करता है। तो बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो वो बतौर एजेंट काम करता है, उसमें कोई इंडिपेंडेंस की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपने बताया ये सिक्योरिटी रेज करना है, इतना पैसा रेज करना है, रेज कर दिया, करो। लेकिन एक ऐसा विषय है विशेष तौर से जिसमें सरकार कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। सरकार कॉन्फ्लिक्ट में सरकार चाहती है कि देश में आर्थिक विकास हो, लोगों को पैसा मिले, रिलीफ मिले गरीबों का, वगैरह वगैरह, और उसके लिए वो रेज करती है। उसको टैक्सेस जितने चाहिए उतने नहीं होते, तो वो डेफिसिट से रेज करती है, डेफिसिट से रेज करके और अपना खर्चा बढ़ाती है, काम चलाती है। लेकिन और डेफिसिट रेज करने का एक तरीका ये भी है कि भाई आप नोट ही प्रिंट करा लो, ले लो, कर लो, ठीक है, बजाय बाजार में उधार लेने के लिए, जैसा कि पहले बहुत सालों तक हुआ है ज़्यादातर जगह। तो जब आपकी स्थिति ये है कि आप खर्चा बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास टैक्सेस नहीं हैं, और आप कर्जा भी न लेके नोट छापना चाहते हैं, और आपके पास अगर अधिकार हो तो आप नोट छापिए, और चूँकि आर्थिक विकास नहीं हो तो महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो सरकार और महंगाई सरकार फिर भी नहीं, महंगाई भी सरकार नहीं चाहती, क्योंकि महंगाई पॉलिटिकली बड़ी नुकसानदेह होती है। तो ये एक जो इनबिल्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कैसे रिजॉल्व किया? इसको रिजॉल्व करने के लिए ये तरीका निकाला गया कि भाई एक ऐसा सेंट्रल बैंक बनाओ और उसको इतनी पावर दो कम से कम कि अगर हम सेंसिबल लिमिट से
बाहर निकलें कर्जा लेने में या नोट छपवाने की, जब उस पे आपको रोक लगा सकती है कोई ऐसा। उसके लिए वहाँ ये इशू आता है आरबीआई की इंडिपेंडेंस का, और उसके लिए वो ज़रूरी भी है, क्योंकि सरकार अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती, राइट। बहुत सारे लोग अपने इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो सरकार भी नहीं कर पाती। तो कोई एक ऐसी बॉडी चाहिए जो आप को ये कंट्रोल कर, जो आपको लॉजिक दे, और नहीं तो फिर बैलेंस बनाए। नहीं तो भाई ठीक, मैं नहीं छापता, नंबर 1 छापना तो मना कर दीजिए, ये अधिकार होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने ज़्यादा कर्जा ले लिया तो भाई मैं आपकी सिक्योरिटी बाजार में बेच देता हूँ, तो जिससे कारण से वो तो रिजर्व बैंक से नहीं मिलेगा आपको वो कर्जा, ठीक है। तो इसमें ज़रूरत होती है इंडिपेंडेंस की। और ये देखिए, पहले देश में 50 साल तक काफ़ी आरबीआई पे सब ऑपरेशन रहा, आरबीआई को मजबूर। हमारे यहाँ एक देश में एक सिस्टम हुआ करता था जिसको हम कहते हैं एडहॉक ट्रेजरी बिल, कि वित्त मंत्रालय जो हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिपार्टमेंट है, वो एक बिल जारी करता था, शाम को कह देता था आरबीआई को भी मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे, ठीक है। वो आरबीआई वो उतने अकाउंट में पैसे डाल देते। अब उसके कारण से मुद्रास्फीति ये वो तो राइट, वो सिस्टम ख़त्म किए, फिर बांधा, एग्रीमेंट हुआ कि भाई आज से अब ये हम ऐसे नोट नहीं छपवाएंगे। दूसरा, अगर हम ज़्यादा सिक्योरिटी उधार ज़्यादा लें तो आप भले ही हमारा कर्जा बाज़ार में बेच दीजिए, जिससे इंटरेस्ट रेट के माध्यम से आपका कुल मिला के देश में जो मुद्रास्फीति है वो कंट्रोल रहे। तो ये जो इंडिपेंडेंट इस मामले में, और ये फिर सेंसिटिव मसला है ये, क्योंकि ये प्रधानमंत्री या उससे ज़्यादा वित्त मंत्री चाहे कि नहीं हमें तो इतना खर्चा करना चाहिए, विकास बढ़ाना है, ये देनी है, सब्सिडीज़ वगैरह देना है, पीएलआई लानी है, फलाना ढिकड़ा। और दूसरी तरफ आरबीआई नहीं है तो यार इससे तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। तो उसमें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और उस कॉन्फ्लिक्ट में अगर दो मैच्योर इंडिविजुअल्स, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर्स, असिस्टेड बाय सेक्रेटरीज, डिप्टी गवर्नर वगैरह वगैरह, अगर वो मैच्योर हैंडल कर लें तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ता। और अगर थोड़ी सी वहाँ पे नासमझी हो जाए या कोई एक दूसरे के प्रति थोड़ी ट्रस्ट की कमी हो जाए तो फिर कॉन्फ्लिक्ट। तो आप अमेच्योर और ट्रस्ट डेफिशिएंट बता रहे हैं इस दौर में हुआ जो? मैं एक बात मैंने लिखा है इसमें कि भाई अब जैसे ये उर्जित पटेल थे, बड़े एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, बहुत अच्छी उनकी जानकारी है। आरबीआई गवर्नर कौन बन सकता है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि रघुराम राजन थे, लोगों को बड़ा भरोसा था उन पर, पता नहीं क्यों, लेकिन था कि ये आदमी जो कह रहा होगा ना सही कह रहा होगा। फिर बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, फिर वो नहीं रिपीट हुए, फिर लगा पता नहीं कौन आएगा। एक ऐसा माहौल बना कि सरकार शायद अपना आदमी बैठाना चाहती है, क्योंकि पता नहीं आरबीआई पर कौन सा पैसा है जो वो रिलीज़ नहीं कर रही है। आम आदमी की समझ में यही आया। तो थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए। जिस तरह की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की, किस तरह के मसले आरबीआई डील करता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सेंसिटिव भी है, राइट। इसमें काफ़ी कुछ एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है, इंडिपेंडेंस की भी ज़रूरत है, बट साथ में साथ सरकार के साथ काम करने की काबिलियत और एबिलिटी की भी ज़रूरत है, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर किसको अपॉइंट किया जाए, ऐसी कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन कहीं ले डाउन नहीं है। परंपरागत तरीके से अगर आप देखें तो पहले आरबीआई 1935 में बना था, तो 1935 से लेके शुरू में तो कुछ विदेशी भी रहे, बट जब से हिंदुस्तानी बनने लगे और सरकार के साथ बहुत नज़दीक का काम करते थे, तो मेरा अपना अनुमान ये है कि 90s के आते आते तक ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर या दूसरे सिविल सर्वेंट्स, इकोनॉमिस्ट वगैरह जो सरकार में काम करते थे, इतना महत्वपूर्ण पद नहीं था, वही जाते थे। एज मनमोहन सिंह भी गए, बहुत सारे सेक्रेटरीज, आईएएस ऑफिसर भी वहाँ रहे। और उस समय ये इंडिपेंडेंस वाला एंगल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन जब ये क्राइसिस बनी, 91 की क्राइसिस हुई, उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि भाई आरबीआई में ऐसे इंडिपेंडेंट जो फॉरेन एक्सचेंज को भी ठीक से मैनेज करें, जो करेंसीज़ को भी, क्रेडिट इशुएंस को भी, इनको तो फिर इकोनॉमिस्ट
वगैरह को लाने लगे। उस समय भी ऑफसेस गए, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा मुझे लगता है एक्सपर्टीज़ के मुकाबले एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट, टू हैंडल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने इनका रघुराम राजन जी का, वो इकोनॉमिस्ट दुनिया भर में काम किए हुए बड़े, तो उनका वर्ल्ड व्यू समझ ये वो तो काफ़ी थी। और उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल वो भी बड़ी सही मानी जाती थी, ताकि जैसे आपने कहा बड़े बहुत लोग लोकप्रिय आरबीआई गवर्नर हो गए इसलिए वो अचानक से। काफ़ी लोग, क्योंकि उनको कनेक्ट भी उनका। तो उर्जित पटेल थोड़े रिजर्व्ड, कम्युनिकेशन उनकी राइट। और किसी समय उनको शायद ये एहसास होने लगा कि भाई उनको परसेप्शन ये है कि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, ये वो। तो कई कारणों से आदमी ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिसमें अब ये दूसरे या तीसरे गवर्नर थे जिनको रिज़ाइन करवाया गया, राइट, या किया जिन्होंने, ठीक। उनके साथ डिप्टी गवर्नर भी चले गए थे। उनके साथ वो भी बाद में चले गए। और उनके बाद फिर एक आईएएस ऑफिसर हमारे प्रेडेसेसर जो थे उनको लगा दिया। सो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन किस फॉर्मल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस से निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर गवर्नर होगा या नहीं होगा। आपने कहा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पढ़ने वाले भी अच्छे गवर्नर हो सकते। प्रधानमंत्री नाराज थे उर्जित पटेल से? प्रधानमंत्री जी ने तो लगाया ही था उनको। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो सबको लगाया था। हाँ, नहीं, जैसे ये रघुराम राजन जी की आपने बात की, वो तो पुराने वाले प्रधानमंत्री जी ने के टाइम में लगाया था। उनके समय तो कंटिन्यू किए, फिर गए। तो उर्जित पटेल को तो अपॉइंट भी उन्होंने नहीं किया था। निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जिसको अपॉइंट करते हैं सोच समझ के देख, तो फिर भी ऐसी स्थिति बन गई कि कुछ फैसले उन्होंने किए, तो एक स्टेज पे उनको थोड़ी नाराज़गी हुई। वो मैंने इसमें डिस्क्राइब किया। वो आपने लिखा ही है और आप बहुत जगह बताते भी हैं कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि सांप की तरह कुंडली मारकर मत बैठिए इस फंड पे। मैं एक फंड की बात पूछ रहा था, वो फंड क्या है जिसके लिए लोगों को लगता है कि आरबीआई देना नहीं चाहता था, सरकार देना चाहती थी? देखिए, आरबीआई हर साल काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाता है। कैसे? और प्रॉफिट कमाने का आरबीआई का तरीका ये है कि आरबीआई को करेंसी जारी करने का, मनी सप्लाई करने का अधिकार है। तो करेंसी जारी करने की तो कॉस्ट होती है बहुत कम, आपको केवल नोट छापने, और जो आप डिजिटल अकाउंट में पैसे जमा करते हैं उसमें तो वो कॉस्ट भी नहीं आती, नहीं है, राइट। जैसे अभी आज के दिन में मुद्रा देश में 170-180 लाख करोड़ की है, उसमें से करेंसी 33 लाख करोड़ की है, तो उसको तो छापने में फिर भी थोड़ा लगा होगा। बाकी जो अकाउंट में डिपॉजिट करके दिया तो उसके डिजिट है। हाँ, वो तो डिजिट है, राइट। लेकिन आरबीआई जब ये पैसे देता है, अब जैसे आपने छाप लीजिए, आपने 1 लाख करोड़ छाप ली, तो अब 1 लाख करोड़ सिस्टम में आता कैसे, किसके पास आता? तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई या तो सरकार के बॉन्ड खरीदती है या विदेशी मुद्रा खरीद लेती है बाजार से, और वो फिर बाजार में आ जाता है, या बैंकों को दे के बैंकों से कुछ चीज़ खरीद लिया, बैंकों को लोन, अब तो खैर कम देते हैं, लेकिन बैंक को मान लीजिए लोन के रूप में वो दे दिया। तो जो ये इसकी असेट बनी आरबीआई की, कि चाहे सरकार को कर्जा दिया हो बॉन्ड खरीद के, या आपने फॉरेन एक्सचेंज खरीदा हो, राइट, या बैंक को दे दिया हो लोन के रूप में, उस पे आरबीआई को ब्याज मिलता, उस पे आरबीआई की कमाई होती है। अब ये कमाई तो होती है ज़्यादा और खर्चा होता है कम, तो आरबीआई के पास प्रॉफिट हो जाता है। इसको टेक्निकली सीनरेज कहते हैं। एक सॉवरेन का अधिकार, सॉवरेन की जो कमाई करने का तरीका ये है कि वो आप छापिए, छापने का खर्चा कम है, उससे जो आमदनी होती है वो खर्चे वो ज़्यादा है। तो अब ये आमदनी किसकी, ये सवाल है कि फंड की जो बात आप कह रहे हैं, वो ये आमदनी किसकी, ये मुख्य सवाल है। कानून जो बना आरबीआई है, कानून के हिसाब से ये है कि भाई ये कमाई सरकार की, ये पैसा सरकार को दे दिया करो, ठीक है। क्योंकि पहले भी सरकार के पास ही हुआ करता था, जब रिजर्व बैंक नहीं था, तो सरकार, जब खुद सरकार के पास ही था, उसके लेकिन पास रहना था। किसी स्टेज पे आरबीआई के लोगों में ये विचार आया कि भाई इसमें से काफ़ी कुछ पैसा हम ही रख लें, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू। करना क्या था आरबीआई को उस पैसे का?
यही तो समझ में नहीं आता। ये तो सारा जो मैंने इसमें चैप्टर लिखा है वो पता नहीं, कभी तो कहते हैं कि भाई हमारी कभी डिफ़ॉल्ट की स्थिति हो जाए या ऐसी हो जाए तो, या कभी लेंडर और लास्ट रिजोर्ट कि भाई हमें देश की व्यवस्था बिगड़ दे गई, देंगे। बैंक डूब रहे हैं तो बैंकों को पैसा देना। बैंकों को पैसा अगर देना पड़े, डूबने की स्थिति आ रही हो या ऐसी आ रही हो, तो छाप दीजिए। आपका तो बस छापने को आपको ये पैसे रख के ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैसा एक्चुअली रखते हैं और फिर वो जाके फॉरेन करेंसी खरीद लिया उससे, उस पैसे से। कितना पैसा था जिस पे लड़ाई हुई? ठीक है, आरबीआई ऑन एन एवरेज करीब 1,00,000-1,25,00,000 करोड़ कमाती है हर साल। बहुत बड़ा पैसा था। हाँ हाँ, तो छोटी बात नहीं है। हाँ। बट सरकार का बजट जैसे अभी 45 लाख करोड़ का है, तो पिछले बार आरबीआई ने डिविडेंड दिया 90,000 करोड़, राइट। तो 45 लाख करोड़ में 90 बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी बड़ा है। बड़ा है। हाँ, ये तो पैसा तो महत्वपूर्ण है। ये तो स्थिति बहुत दिनों से बन गई होगी कि आरबीआई नहीं देना चाहता होगा। नहीं, ये मटकी उर्जित पटेल के सर की फूटी। नहीं, ये देखिए, ये 2004-05 के आसपास पहली बार ये स्थितियां बनने लगी। उससे पहले तो आरबीआई कमाता भी ज़्यादा नहीं था, ठीक है। कुल मिला के साइज भी बहुत छोटा था और वगैरह। सो फिर ये जब शुरू हुआ कि कोई फार्मूला बनाओ, थोड़ा कंटिजेंसी फंड में रख देते हैं, रोक लेते हैं वगैरह, तो ये पहले भी इस पे विवाद हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छा। मालेगांव कमेटी एक बनी थी 2012-13 के आसपास की बात है। तो उस समय ये झगड़ा हुआ कि भाई ये पैसा सरकार को कितना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो मालेगांव एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर भी थे बोर्ड के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उन्होंने देख के निकाला कि भाई ये तो हर साल, अब तो 3-4 साल तक तो इतना ज़्यादा इन्होंने रख लिया है कि 3-4 साल तक इनको और रखने की ज़रूरत नहीं है, आप दीजिए। तो मेरा शुरू हुआ है 2017 में, जिसमें 16-17 के लिए में जो कमाई की थी वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था। उससे 1 साल पहले तक लगातार 3 या 4 साल आरबीआई ने 100% प्रॉफिट सरकार को दिया था, 100%। मालेगांव की जो रिकमेंडेशन थी। फिर ये उर्जित पटेल और उससे पहले ये रघुराम राजन के नहीं, हम तो ज़्यादा रखेंगे, तो फिर झगड़ा शुरू हो गया। तो ये प्रॉब्लम आती रहती है, समय फिर आएगी जब इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि मूल इशू जो ये है कि भाई आप इतना सरप्लस कमाते हैं और उसको रखते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, सरकार और इसके हिसाब से आप कहते हैं ज़रूरत है, तो कितनी रखी जाए और कितना दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। इसमें कोई सहमति नहीं है। एक विमल जालान वाली कमेटी है जिसमें सारा विवाद, जिसमें मैंने इसमें काफ़ी डिस्क्राइब किया। तो अब इस समय आरबीआई कभी तो पूरा दे देती है, कभी रख लेती है, कभी सिक्योरिटीज़ को बेच के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है, उसको दे देती है। तो इस तरह से ये सब चल रहा है धंधा। तो आने वाले समय में फिर ये 5-6 साल उसके पूरे हो जाएंगे तो फिर इसी बात से नाराज होके वो चले गए उर्जित, ऐसा है या कुछ और कारण थे? अब ये भी उन्होंने कहीं बताया नहीं कोई भी कि रीज़न क्या एग्जैक्टली क्या उन्होंने, जबकि मेरा तो अपना मैंने इसमें लिखा है एक स्टेज पे कि जब ये मसले बढ़े थे ये सरप्लस बांटने वाले, लेकिन इसमें फिर सहमति बन गई थी कि भाई एक कमेटी बना दो, वो कमेटी देख लेगी, वो कमेटी बननी भी शुरू हो गई थी। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि अब कोई ऐसा विषय नहीं है वो, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया, ये उनकी का निर्णय था। तो ये आपकी किताब से जो उठा, सांप की तरह कुंडली मार के क्यों बैठे हो, ये प्रधानमंत्री बोले? हाँ, इसी पैसे के लिए? हाँ, उर्जित पटेल के लिए, आरबीआई गवर्नर के लिए। हाँ, तो फिर स्वाद तो खराब हो ही जाता है। आपके डिमोनेटाइजेशन पर क्या विचार है? हुआ तो आपसे पहले था। डिमोनेटाइजेशन मेरे से पहले हुआ, नवंबर 2016 में हुआ था। मैं आया था जुलाई 2017 में। साल भर होने आया था जब उस समय मुझे इसको फेस करना था, म्यूज़िक को। लुब्बे लुबा मेरे हिसाब से ये एक ऐसा एडवेंचरस डिसीजन था जिसके फ़ायदे कम थे और नुकसान ज़्यादा थे। हो गया, अब तो खैर पुरानी बात हो गई, निभ गया। हाँ, क्योंकि उसे लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। जीएसटी जो है, जब वो आया तो उसे कहा गया कि ये दूसरी आज़ादी है देश की। ऐसे हम एक्सप्रेशन आई थिंक पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं। हाँ, किस बात की आज़ादी की हम बात करते हैं? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जीएसटी देश में टैक्स कलेक्शन के लिए
इन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो गुड्स और सर्विसेज पे हम टैक्स लगाते हैं, उसकी एक व्यवस्था है। जब आज़ाद हुआ उस समय पूरी दुनिया में भी एक ये व्यवस्था हुआ करती थी कि भाई जो कोई चीज़ पैदा कर रहा है उस पे टैक्स लगा दो, फिर दूसरे वाला उसको इनपुट में इस्तेमाल कर रहा है और फिर नई चीज़ बना रहा है तो फिर उस पे टैक्स लगा दो। और डिजिटल सिस्टम हुआ नहीं करते थे, मैनुअल सिस्टम ज़्यादा चलते थे, तो उस समय हर स्टेज पे टैक्स लगा के कलेक्शन करने का ये हुआ करता था। तो धीरे धीरे उसमें ये समझ में आई लोगों को दुनिया भर में कि भाई आपने गेहूँ खरीदा, गेहूँ खरीदने के बाद आपने उसका ये आटा बनाया, फिर आटे से आपने कोई बेकरी बना दी, ठीक है। तो अब हर स्टेज पे जो है बेकरी में आपने ब्रेड बना दी, तो हर स्टेज पे आप जो वैल्यू ऐड करते हैं, वो जो बंदा है जो इंडस्ट्री चला रहा है, वो पैदा कर रहा है, उसका तो उतना ही योगदान है, राइट। पहले वाले ने आटा बनाया, आप तो आटे तक की स्टेज पे तो आप उससे वैल्यू पे टैक्स ले लो। अब आटे से ब्रेड जो बनाई तो उस पे ले लो, इस पे टैक्स ले लो। तो इसको हम वैल्यू एड्स, अच्छा, राइट। और वैल्यू एड गुड्स में पहले आया, जो गुड्स, और सर्विसेज पे तो पहले इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो सर्विसेज बहुत बढ़ गई हैं। अब सर्विसेज आप जो ब्रॉडकास्ट करते हैं वो भी सर्विस कंज्यूम होती है, उसके लिए पैसे चार्ज हो जाते हैं या नहीं, बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट, ये आजकल बहुत सारी सर्विसेज बढ़ गई। तो ये एक सिस्टम है, जीएसटी एक वैल्यू एडेड सिस्टम है जो गुड्स पे और सर्विसेज पे लगता है। इसका आज़ादी से क्या लेना था? तो जीएसटी सफल है, क्योंकि बहुत सारे जो राज्य हैं वो इस बात से तंग रहते हैं कि उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिलता। नहीं, जीएसटी तो बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी और मॉडर्न तरीका है। इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं जिसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस या गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा लें। तो जीएसटी को तो रहना चाहिए। और जो आजकल फैसिलिटी है कि इसको मॉडर्नाइज करते चले जाइए, कि अब तो स्थिति ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी आपको इतना इनेबल करती है कि आप जब बेचें तो जो वाउचर बनाएं वही सिस्टम से जनरेट कर लें। तो सिस्टम पे आपके पास तुरंत चला जाता है सारी चीज़ें, अकाउंटिंग। अब आप इनकम टैक्स भरते होंगे आजकल, तो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कितना आसान हो गया है। सारी की सारी चीज़ें हैं कि आपने कहाँ TDS आपका कटा वगैरह, वो आपको मिल जाता है, और उसी पे केवल देख लो, वेरीफाई कर लो और भर दो। 10 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे में आपका टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना, आपको कोई टेक्निकल ज़रूरत। इसी तरह से जीएसटी में अगर पूरा का पूरा सिस्टम, सारा रिकॉर्ड जो है वो आपका सिस्टम पे आ रहा है, तो बड़ी आसानी हो जाती है कि भाई मैंने निकाला, मैंने 10 लाख रुपए की चीज़ें बना के बेची, 8 लाख रुपए की इनपुट थी, तो इनपुट पे मुझे इतना टैक्स मैंने दिया था, उसको घटा दीजिए, और सारा सिस्टम करके आपको दे देता है। तो जीएसटी तो बहुत ही ज़रूरी, और हमारी जो व्यवस्था है और काफ़ी अब तो व्यवस्थित हो गई है। शुरू में थोड़ी कोई भी चीज़ें बदलो तो थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इस सरकार पर अक्सर ये आरोप भी लगता है निजीकरण का, कि हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है। पहले टुकड़ों में हुआ और अब कुछ चीज़ों का एक मुश्त हो रहा है। आपने हवाई अड्डों के निजीकरण की भी बात की है, रेलवे में तो हर स्तर पर लगभग होता ही जा रहा है। आपके विचार में बताइए कितना बेहतर है, और हम निजीकरण की तरफ और ज़्यादा बढ़ेंगे क्या आने वाले वक्त में? ये देखिए, एक तो मैं आप फैक्चुअली आप रेलवे में क्या निजीकरण हो रहा? जैसे लोगों ने कहा कि भाई पहले खाने पीने के सामानों का हो गया, कि अब वहाँ पर आप प्राइवेट उस हाथों में दे दो। 1-2 ट्रेनों के बारे में भी हुआ, प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कि इसको तो हम इसलिए कर रहे हैं कि देख ले करके। तो बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी हज़ारों किलोमीटर की रेलवे लाइन्स हैं, ट्रेन्स इतनी सारी चलती हैं, स्टेशंस मैनेजमेंट है, ये है वो रेलवे 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का सरकार हर साल खर्च करती है नई चीज़ें बनाने में। मेरे हिसाब से तो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन ज़ीरो है। सर, रेल बजट क्यों बंद हो गया, ये बताइए थोड़ा सा। पहले आपको मन में आ गया मेरे। मैं अभी आपको इस पे बताता हूँ, इतना सारा बताया। लेकिन निजीकरण का स्थिति ये है कि देश में बहुत ज़्यादा सरकारीकरण हो गया था। अच्छा। पब्लिक सेक्टर बने नेहरू जी के ज़माने से, इंदिरा गांधी के ज़माने से, और ये निश्चित है, ये मान लीजिए आपसे इसमें कोई डिस्प्यूट करने की का कोई सार ही नहीं है
कि जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम पैदा करते हैं, अब ये आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें, अगर ये सरकारी कर्मचारी को रिकॉर्ड कर रहा होता या दूरदर्शन कर रहा होता तो फिर क्या इसकी क्वालिटी रही होती। सो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो निजी लोग ही ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है। अभी आपने एयरपोर्ट वाली बात कही, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना के चलाती थी, उस समय के एयरपोर्ट्स देख लीजिए और दूसरे एयरपोर्ट्स जो प्राइवेट सेक्टर बना रहा है उसको। एयरलाइंस का आप देख लीजिए, पहले जो सरकारी एयरलाइंस जो चलती थी उसके मुकाबले आज का जो निजी एयरलाइंस तो सरकार का फेल्योर नहीं मानते तो नहीं, ये सरकार में बिजनेस करना संभव ही नहीं, और है तो आप इनएफिशिएंटली करते हैं। तो निजीकरण, अब निजीकरण तो देश की ज़रूरत है, निजीकरण तो करना चाहिए अगर हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को और एफिशिएंटली चलाना चाहते हैं। अगर हम कैपिटल का नुकसान करके कम रिटर्न पे काम करना, शॉडी प्रोडक्ट्स बनाना, वही चलाना चाहते हैं तो चला लीजिए पब्लिक सेक्टर। अच्छा, तो पर मैं पूछो, अच्छा तो फिर इस सरकार पे बहुत ये सवाल आ गए मेरे को। इस सरकार पे ये आरोप कि सरकार निजीकरण कर रही है, एक्चुअली मेरे ख्याल से गलत है। सरकार निजीकरण नहीं कर रही है, नहीं कर रही जितना करना चाहिए था। बिल्कुल 2014-15 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार आई तो इन्होंने कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी यूपीए 10 साल में एक भी उन्होंने तो बंद ही कर दिया था प्राइवेटाइजेशन का काम। उससे पहले अटल बिहारी जी की सरकार में 4-5 अच्छे प्राइवेटाइजेशन हुए थे। तो इन्होंने शुरू किया, तो पूरा विनिवेश का मंत्रालय था। हाँ, उन्होंने शुरू किया, एक बार किया भी एयर इंडिया रोते रोते, उसके अलावा तो कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं। तो मैं तो ये आपको कि कोई इस सरकार ने एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन किया ही नहीं है, जितना करना चाहिए उसका लेश मात्र भी नहीं किया। तो फिर मुझे बताइए थोड़ा, मतलब मेरी क्लैरिटी के लिए, कि जो हम सोशलिज्म की बात करते हुए चले थे 48 के बाद, 50 के बाद, तो क्या हम धीरे धीरे हमें यहीं आना था, ये प्लान था, या फिर हमने यू टर्न ले लिया, या हमने स्विच कर लिया है प्लान से? दुनिया भर में ये सोशलिस्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो असफल हो गया, सारी दुनिया में असफल हो गया। आपने रशिया की हालत देख ली कम्युनिस्ट के, चाइना में कम्युनिज्म या सोशलिज्म नाम का है, सारा का सारा प्राइवेट सिस्टम करता है, वहाँ तो पार्टी प्राइवेट एक तरह से हो गई है, ठीक है। वहाँ सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम ही है समाजवादी, बाकी सब अंदर इकोनॉमिक नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, इकोनॉमिक सिस्टम इज कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट। वहाँ पे आप हायर एंड फायर कर सकते हैं, वहाँ पे आपके जो मजदूर, जो वर्कर्स हैं, उनको आपका एम्प्लॉयर अगर आप कह दे, वो एक हुकू सिस्टम चलता है वहाँ पे। गांव से जो आप गांव शहर में आए तो आपको आपके शहर में रहने का अधिकार तब तक ही है जब तक वो कंपनियाँ आपको रखती हैं। अगर वो कंपनी आपको निकाल दे तो आपको वहाँ से शहर से भी छोड़ के जाना। इतना ज़्यादा निजीकरण है वहाँ पे, राइट। तो ये आपके हिसाब से कि वापस आने वाला जो सवाल है, तो सोशलिज्म तो दुनिया भर में चला गया है और जाना चाहिए। निजीकरण तो हमें भी जाना चाहिए, लेकिन हमारी तो गति जो है वो बहुत कमज़ोर है। सब अच्छा है प्राइवेटाइजेशन में? सब अच्छा कहीं पे भी नहीं हो सकता। प्राइवेट सिस्टम जो है वो भी बड़े बेईमानी भी करते हैं, वो कई बार आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, आपको गलत प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपना गंदगी जो है समाज पे डाल के और उसमें डाल के। लेकिन उन सब पक्षों के लिए सरकार के पास अथॉरिटी होती है, रेगुलेट करिए, उनको डिसिप्लिन करिए। अब रेल टिकट कैसे रेगुलेट करेंगे? अब निजी हाथों में दे देंगे एक दिन। किस चीज़ को? जैसे मान लीजिए हम ये मानकर चलते हैं कि हम इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, और यहाँ ये भी आप मानेंगे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है भाई, है ना, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये तो आंकड़े ही बता देते हैं। अब किस्सा ये है कि जो गरीब आदमी कहीं नौकरी कर रहा है, उसे अपने गाँव जाना है, अब वो पैदल तो नहीं जा सकता, वो किसी तरह से जाएगा, तो एक सबसे बड़ा जाल ट्रेन का है हमारे यहाँ। अब ट्रेन के बढ़ते टिकट, महंगे होते टिकट, वो तो वैसे भी हो रहे हैं, निजी हाथों में जाने के बाद वैसे भी सरकार का कंट्रोल कम हो जाना है।
तो समस्या यह है, जो सवाल उठ रहे हैं वो इस बात पर उठ रहे हैं कि बाकी ठीक है, एयरपोर्ट आपने महंगी कर दी, वहाँ तो मेरी क्षमता है खर्च करने की, तो मैं एयरपोर्ट जाता हूँ टिकट खरीद कर महंगा। लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी बात हो रही है, जिनके बारे में गांधी जी ने अपने जंतर में कहा था कि सबसे गरीब आदमी का चेहरा याद करते हुए नीतियाँ बनाना, आप लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, तो जब ये नीति बनती है निजीकरण की, वो उस गरीब आदमी का चेहरा भी कोई ध्यान में रखता है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं कलेक्टर था राजसमंद में, तो राजसमंद में ट्रेन नहीं आती, ठीक है। तो वहाँ के एक पूरे ज़िले में लगभग ट्रेन एक आधी जगह को छोड़ के नहीं आती। तो लोगों को ट्रेन में सस्ते किराए हैं या नहीं हैं, उससे ज़िले में आने जाने में कोई मदद नहीं मिलती, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया कि टैक्सियाँ और या बसेस की व्यवस्था की देश में। बसेस की आपने व्यवस्था कर दी ऐसी कि सारे की सारी वो राज्य की कॉरपोरेशन चलाती हैं, वो भी सरकारीकरण हो गया। वहाँ पे मेन रोड पे, छोटी रोड को तो छोड़िए, मेन रोड पे सुबह और शाम में दिन में 2 बसें जो मेन हाईवे पे आती थी। अब लोगों को आना जाना है तो क्या करेंगे? तो वहाँ पे बहुत सारी इलीगल टैक्सीज चलती थी, और साथ में लोग ट्रकों में बैठ बैठ के किसी तरह से जाते थे। ये कैसा सरकारीकरण है? कैसा लोगों का भलाई करने का? ये ट्रांसपोर्टेशन भलाई का साधन है? अगर आप इसकी जगह आप निजी बसेस अलाउ करें, अगर आप निजी टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करें, लोग अपना जीप्स वगैरह चलाना शुरू कर दें, तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का साधन मिल जाता है। एक बड़ी NGO चलाती थी, पहले IAS में रही थी, वो मुझे बताती थी कि मैं ट्रक में बैठ के आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरे और कोई साधन नहीं है हमारा। सो ये एक रोमांटिक सा एक व्यू लोग ले लेते हैं कि जैसे कोई सरकारी चीज़ है तो सरकार गरीबों को अच्छी सेवा उपलब्ध करा रही। सेवा ही उपलब्ध नहीं कराएंगे तो अच्छी और बुरी का क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब आखिरी में हम इस पर एक टेक फिर ये भी तो है ना कि सरकारी मशीनरी का या किसी सरकार का फेल होना नहीं, हो सकता मी है। आई थिंक मुझे एक बात कहनी थी। एक तरीका दूसरा है जिससे आप एक्चुअली मदद कर सकते हैं गरीब। अब जैसे आप हर घर में बिजली होनी चाहिए, ठीक है, आप ये मानते हैं, सही या गलत, कि बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता 1 मिनट के लिए आप, ठीक है, तो गरीब है, बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई जी बिजली के लिए आप उसको फ्री दे दो या बिजली के लिए असिस्टेंस दे दो, सब्सिडाइज कर दो, या आप रेल या बस जो है उसका भाड़ा आप उसको सब्सिडाइज, जैसे आपने गैस किया, अब गैस भी ज़रूरी है, लेकिन गैस पे आप सब्सिडी दे दीजिए, DBT जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आप ऐसी स्थिति बिजली के लिए आप तय कर दीजिए कि भाई ये गरीब है और इसको हम 100 यूनिट फ्री देंगे ताकि वो अपना बिजली की सेवा भी उठा ले, या 100 यूनिट के बराबर पैसा दे देंगे उसको, जो असिस्टेंस दे देंगे। तो दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से रेल का भी है, मान लीजिए आप भी कहते हैं भाई ठीक है गरीब हम उसको अपने बच्चे को भेजना है स्कूल के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है, अगर बच्चे हैं तो उसके हिसाब से आप तय कर दीजिए कि भाई इनको बच्चों को अपने कॉलेज के एजुकेशन तक जाने के लिए हम सब्सिडी दे देंगे। तो रेल अपने हिसाब से चलती रहेगी, प्रॉफिट के हिसाब से और एंटरप्राइज के बतौर, और उसको जो साधन भी मिलता रहेगा। तो वो तरीका बजाएगा नहीं, हम सरकार में पैदा भी नहीं कर पाएंगे, प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, सेवा भी नहीं दिलाएंगे, और फिर भी कहेंगे गरीब का भला कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं सरकार एक ही काम बहुत अच्छा करती है, गैर सरकारीकरण करना, क्योंकि अगर नहीं चल रहे कुछ उपक्रम तो उसमें कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि चलाना नहीं चाहते साहब, इसलिए नहीं चल रहे हैं, वरना यही लोग, यही नेता जो हमारा देश चला रहे हैं, निजी उपक्रम तो बहुत अच्छे चल जाते हैं, सरकारी उपक्रमों को चलाना इतना मुश्किल क्यों होता था? देखिए 2-3 बड़े कारण हैं। जो एक फंडामेंटल प्रकृति होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, बेसिकली जो हमारी कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज है, जो जिसको हम पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, उसके लिए बना है, उसे मैनेज करने के लिए। कि डिफेंस है, हमें डिफेंस हमारे देश की रक्षा करनी है, इंटरनल सिक्योरिटी है,
या आपको न्याय व्यवस्था करनी है, इन सब काम के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट सिस्टम कर भी नहीं सकता और बिल्कुल अनसूटेबल है इस चीज़ के लिए। या ऐसी चीज़ें जिससे जैसे महामारी फैल रही है तो आपको एपिडेमिक से कंट्रोल करना है, या आपको एजुकेशन बढ़ाना है, या आपको हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ाने हैं, तो बहुत काम है। नदियों को साफ रखना है, ये गली मोहल्ले को साफ रखना है, हवा साफ रखनी है। सरकार बिजनेस करने के लिए नहीं होती, सरकार इनके लिए, इन चीज़ के लिए होती है, वो तो हम कर नहीं रहे। मतलब वो भी नहीं कर रहे हैं। वो दिल्ली में आप और हम बैठे हैं पूरे महीने भर से, AQI हवा इतनी सली गड़ी हो रखी है कि और हम उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम एंटरप्राइज चलाना चाहते हैं कि भाई रेलवे हम चलाएंगे। क्यों चलाने दीजिए ना दूसरे को, आपको जो काम है वो करिए ना, अपना काम तो करेंगे नहीं। हमारी नदियाँ, हमारी यमुना का क्या हाल है आज, उससे हमारी देश का भला हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए ना। तो जो पब्लिक गुड्स हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, वो काम आप करिए। और ये निजी चीज़ें जो हैं जिसको लोग खरीद फरोख्त करके पैदा करना और ख़रीदना, वो ख़रीद लेगा जिसको ख़रीदने की ज़रूरत है, जिससे वो जो पैदा बना लेगा। सही। अंत में 2-3 सवाल और कुछ लोगों ने भेजे थे तो उनके भी ले लेता हूँ, और एक मेरे मन में भी था। विकास कुमार राय, इन्होंने भी भेजा है। ये आप मान रहे हैं कि देश में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है, क्या इसे हाँ या ना मानते हैं? ये होता है, ये हर अर्थव्यवस्था, और स्पेशली जब हम एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था में आए और अब आजकल डिजिटल अर्थव्यवस्था में जाएं, तो प्रोडक्शन सिस्टम जो देश का है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है कि ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट ये ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री में बनता है, इसलिए इनइक्वालिटीज़ तो बढ़ती है। आई थिंक इससे परेशान नहीं होना चाहिए। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो सबसे गरीब भी हैं, जो सबसे कम पाने वाले हैं, क्या उनका स्तर इतना बढ़ गया है कि वो अपनी सभी ज़रूरत के लिए उनके पास पैसा या आय है नहीं। इनइक्वालिटी से ज़्यादा परेशान मत होइए। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक के पास 50,000 करोड़ रुपए है और मेरे पास 5 करोड़ भी नहीं है, या मेरे पास 5, सो लॉन्ग एज ये मेरे पास इतना है कि मैं खुश रहने के लिए अपनी सारी ज़रूरत पूरा, तो मुझे खुश रहना चाहिए। ठीक है, उसको 50, वो उससे ज़्यादा तो नहीं खाएगा, रोटी तो 4 ही खानी। जो 50,000 करोड़ वाला आदमी वो 4 से ज़्यादा रोटी कोई खाएगा? तो ये है कि भाई अपना देखो। सबके पास मिनिमम साधन होने चाहिए, सबके पास मिनिमम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए होनी चाहिए। इनइक्वालिटी से है तो उससे इतने परेशान मत होइए। विक्रमजीत यादव ने पूछा है कि शोषित वंचित वर्ग के लिए चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, इनकी फंडिंग का पैमाना क्या होता है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या मैकेनिज्म है? ये शोषित और ये तो थोड़े से वैसे शब्द हैं, बट लेट अस टेक के गरीब, जिसके पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं, आप उस ग्रुप को ले लीजिए। वही चाहे SC हो, ST हो, शोषित हो, वंचित है, वो बेसिकली वो वंचित है, राइट। उस ग्रुप को मदद देने के लिए सरकार ने एक्चुअली पहले टर्म में बहुत सारे काम किए। आपको गैस, पानी अब इस बार हो रहा है, घर, ये शौचालय थे। तो कुल मिला के 2 तरीके से आप काम करें। एक तो उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, बिजली होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए वगैरह, ये आप एक व्यवस्था कर दें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप सक्षम नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। जो अपने आप सक्षम है उसको तो अपने आप कर ही लेंगे, उनकी चिंता मत करिए। और दूसरा, उनके पास इतना कुछ साधन हो, स्पेशली जो लोग अपनी डिसेबल्ड हैं, ओल्ड हैं, ये हैं वो, तो उन लोगों के पास इतना कैश भी हो जाए कि वो बाकी और ज़रूरत, आप सब इमेजिन नहीं कर सकते किसको क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो उनके पास इतनी मदद भी मिल जाए। तो जो ये योजना की बात कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से सरकार का ये दायित्व बनता है कि अमीरों पे आप टैक्स लगाइए, आमदनी करिए, और उनसे जो ऐसे वर्ग हैं 5%, 10%, 12%, देश में 15%, अभी MPI वाली पावर्टी कहती है कि 12% लोग गरीब हैं, तो उन 12% लोगों को तो कम से कम आप ऐसे साधन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करिए सरकार की तरफ से। आप सहमत इस बात से जिसमें आया था कि अमीरों पर एक अलग से टैक्स लगना चाहिए? अमीरों पे तो
एक इनकम टैक्स तो लगता ही है, वो तो लग ही रहा है सब पे। जो अभी नहीं है हमारे पास और होना चाहिए वो है वेल्थ टैक्स। दुनिया में बहुत वेल्थ इकट्ठी हो रही है, हमारे देश में भी बहुत वेल्थ इकट्ठी हो गई है, उस वेल्थ को अभी हम टैक्स नहीं करते, उस पर टैक्स लगना चाहिए। इस पर चर्चा तो हुई थी सरकार में। नहीं, इस सरकार ने तो उल्टा कर दिया। एक छोटा मोटा वेल्थ टैक्स हुआ करता था, 2015 में वो ख़त्म कर दिया। अब वो भी नहीं रहा। अब हम कुछ कैपिटल गेन्स पे थोड़ा बहुत टैक्स लगाते हैं, कुछ असेट सेल पे थोड़ा टैक्स लगाते हैं, बट वेल्थ टैक्स का तो हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं। दुनिया में वेल्थ बहुत बढ़ रही है, जो आप इनइक्वालिटी की भी पहले बात कर रहे थे, बहुत वेल्थ बढ़ रही है, लेकिन वेल्थ को हम टैक्स नहीं करते। बिल्कुल टैक्स करना चाहिए। कई देशों में होता है, बाहर कई जगह होता है। और ये नया एरिया जो मेरे ख्याल से 2 नए एरिया हैं टैक्स के लिए जो बन रहे हैं। एक तो ये वेल्थ टैक्स है और दूसरा ये कार्बन और पोल्यूशन जो फैलाता है उस पर टैक्स उस पर टैक्स लगा दो। तो ये 2 चीज़ों पे अगर हम टैक्स लगाते हैं तो हमारी टैक्स की आमदनी को हम बहुत बढ़ा सकते हैं और उससे जस्टिफाइड है। हाँ, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और वो हमारे जो गरीब हैं, जिनको हमें पैसे पहुँचाने चाहिए, जिनको हमें सुविधाएं क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो भी उठ सकें, पढ़ सकें, पर्यावरण खराब नहीं कर रहा है पर भारी उसे ही पड़ रहा है हम जैसों को। एग्जैक्टली। तो कहीं तो कुछ बैलेंस हो जाए। आखिरी सवाल है मेरा सर, ईमानदारी से बताइएगा। मैं सारी चीज़ें ईमानदारी से आपको बता, इस किताब में मैंने पूरी ईमानदारी से लिखी। इस बीच में कोई शक नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इतना फ्रैंक कैसे हो गए आप। आपके फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर? मैं फेवरेट करने की ज़रूरत ही नहीं समझ। अच्छा, ऐसे 1 2 3 नहीं कह रहा मैं। वाई फेवरेट? मुझे काम करना है, उस काम करने में जो सबसे बेहतर सहयोग करें या उसको अंजाम दें, वो सबसे फेवरेट है। आपने क्यों छोड़ दिया, वो घटना क्या थी? क्योंकि मुझे, देखिए, मैंने इसमें काफ़ी डिस्क्राइब किया। मुझे एक स्टेज पे लगा कि हाँ, श्रीमती सीतारमन और हम लोग साथ नहीं चल पाएंगे। उनका काम करने का अधिकार है, उनको अपॉइंट किया है तो उनको चलना चाहिए। मुझे 2 साल भी हो गए तो मेरा अलग भी हो जाना चाहिए। तो और एक कुछ ऐसी स्थितियाँ में कि कुछ काम करने के तरीके में अब एक नोट शीट बदलने ऐसी चीज़ें जहन में आती नहीं थी कि हम ऐसा भी। फिर जब ये कहा गया सरकार की तरफ से कि भाई ठीक है, आप दूसरी जगह कहीं पे भी चले जाओ, दे वेरी नाइस टू मी। मुझे कोई उन पर कोई उज़्र नहीं है, कोई उस बात का क्रोध नहीं है, कोई किसी लेकिन मुझे लगा कि अगर आप दूसरी जगह, ये वित्त मंत्रालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पूरा देश की अर्थव्यवस्था, पूरे सरकार के बारे में दुनिया भर के साथ जुड़े हुए, उससे अगर किसी एक विशेष विभाग है तो आपका थोड़ा क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है। वो बात नहीं कि वो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन वो क्षेत्र जो अगर आपका काम करने का, तो फिर इन सब कारणों से मुझे लगा कि हो गया 36 साल सरकार में, अब आराम करिए। ऐसा कभी नहीं हुआ 36 साल में कि आप एक डिसेंट लिखना चाहते थे, वो आपको लिखने से रोका गया हो? ये नहीं हुआ, लेकिन जो डिसेंट लिखे उसके कॉन्सिक्वेंस तो हुए, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ शिक्षा का काम देखता था राजस्थान में, तो एक जो उस समय के वित्त मंत्री राजस्थान के, उन्होंने अपनी एक कंस्टिट्यूंसी में एक प्राइवेट स्कूल को प्राइवेट कॉलेज को सरकारी कॉलेज में बदलने का निर्णय करा दिया। मैं जब नहीं था, वो नियमों के विरुद्ध था, मैंने आके लिखा। उसके बाद जब उनका निर्णय हो गया, उसके बाद फाइल पे लिखा कि भाई ये सब तो ठीक नहीं है, नियमानुसार नहीं, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने उठा के एक तो थोड़ी सी वो कंगारू कोर्ट किस्म का लगा, कैसे कर सकते हैं आप, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या ये हम नहीं समझते हैं, और मुझे उठा के वहाँ से दूसरी जगह तबादला करके भेज दिया। ठीक, ऐसे तो हुए हैं कई। ये यहाँ हुआ है? नहीं, यहाँ तो नहीं भेजा इन्होंने, तो दे वर वेरी नाइस। ऐसा नहीं, मुझे तो आई थिंक आई हैव नो कंप्लेंट्स कि कहीं पे भी चले जाइए, बट वहाँ तो उठा के भेज दी कि आप जाके यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बन जाए। मुझे एक बात बताइए, डिसेंट की बहुत बात होती है, कोर्ट्स में भी लिखे जाते हैं, वहाँ तो फिर भी एक बार को मुझे समझ में आता है कि कोर्ट में 5 जज हैं, एक नहीं सहमत है फैसले से, उसने लिख दिया। इतिहास में कभी देखा जाएगा कि भाई फला फला व्यवस्था बनी थी, 4 सहमत थे, एक नहीं था तो लॉजिक ये थे। ये सरकारी अधिकारियों को डिसेंट लिखने का जो अधिकार मिलता है और जिस पर आपका मन इतना ख़राब हो गया कि लिखने भी नहीं दिया,
उसका लाभ क्या होता है, उसे कौन देखता है बाद में, क्या होता ये है उससे? देखिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी ग्रुप जब बनता है तो अगर वो ग्रुप सारे लोग एक ही विचार के हों तो फिर ग्रुप बनाने की ज़रूरत ही नहीं, डेफिनेटली। राइट। तो वहाँ निश्चित रूप से अगर इंडिपेंडेंटली विचार विमर्श हो रहा है, डिबेट हो रही है, अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं, और उसके बाद अगर आप सबको सहमत करके एक निष्कर्ष पे निकाल दें तो बात ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है डिसेंट की। लेकिन अगर फंडामेंटली या कोई सीरियसली डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये देश हित में है कि जो मेजॉरिटी व्यू है वो तो लिखा ही जाएगा, उसके हिसाब से तो निर्णय हो ही निर्णय गया, हो रहा है। और जो माइनॉरिटी व्यू है वो भी सामने आना चाहिए। ये उचित है। कई बार तो देखिए माइनॉरिटी व्यू बाद में प्रिवेल हो जाता है, और माइनॉरिटी व्यू के हिसाब से अब 11वें वित्त आयोग में बागची ने लिखी थी डिसेंट नोट, उस पे सरकार में एक स्कीम बनी बात, ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है, राइट। तो ये कमेटी का अपना निर्णय ठीक है, उन्होंने देखा, रिकमेंडेशन कर दी, यहाँ पे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। वो चार एक तरफ हो गए, मैं एक तरफ था, चेयरमैन भी चार के साथ चले गए, तो कुल मिला के तो निर्णय तो वही हो। बट मुझे पूरी तरह से मेरा कन्विक्शन था कि निर्णय गलत है। तो मेरे हिसाब से सही क्या है वो तो लिखने का अधिकार होना चाहिए ना। तो ये तो हमारी गवर्नेंस की, हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, और हमारी हेल्थ का प्रतीक है कि अगर डिसेंट है तो डिसेंट को लिखा जाए। अब यहाँ एक, जैसे आपने एक एयरपोर्ट का उदाहरण दिया, वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो उसके मेंबर सेक्रेटरी थे, उनके व्यू बिल्कुल अलग थे, ठीक है। तो उन्होंने पूरा एक नोट बनाया ये अपोज करते हुए कि क्यों ये इस तरह से प्राइवेटाइजेशन एयरपोर्ट्स का नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये था, मैं भाई एज ए बॉस कहूँ नहीं तुम हटाइए इसको, ये नोट को बदलिए, ये करिए, दूसरा करिए। और दूसरा ये कि नहीं ठीक है आप लिखिए, आपका हक है। अगर मेरे पास एक बेहतर आर्गुमेंट है या बेहतर जानकारी है तो मैं उसको ओवर रूल लिखते हुए कि ये तुम जो ये कह रहे हो ये क्यों मेरे हिसाब से उचित नहीं है, मैं निर्णय लूँ। और वो दोनों चीज़ें हैं उसमें। तो आज भी वो नोट पूरा उपलब्ध है जिसमें उन्होंने उसका विरोध किया। तो ये तो स्ट्रेंथ है ना। मैं तो आप विश्वास करिए, मैं तो हमेशा डिसेंट को वेलकम करता था, क्योंकि इसी से तो पता लगता है कि आपकी सोच में कहाँ पे कुछ कमी हो सकती है। आप उसको, या तो फिर अगर डिसेंट सही है तो उसकी बात मान लीजिए, डिसेंट सही नहीं है तो उसको कारण दे के और रूल कर दीजिए। लेकिन डिसेंट लिखने तो दो। हाँ। ये है। अगर डिसेंट नहीं लिखी जा रही है तो आप मान के चलिए सूनर और लेटर ये आपको हॉन्ट करेंगे, ये आपको बर्बाद करेंगे। कोई नहीं है दुनिया में जो ये क्लेम कर ले कि उसको सब कुछ पता है और उसको सारी जानकारी। और अगर एक ही आदमी में ऐसी और बाकी सारे निकम्मे हैं तो फिर ज़रूरत क्या है साथ बैठने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। इतनी बेबाकी से किताब लिखने का, और अगली किताब भी आप लिख ही रहे हैं अपने 36 साल के अनुभव पर। और मुझे उम्मीद है कि जितनी दिलचस्प ये है और जितनी सरल ये है उतनी ही अगली किताब भी होगी। उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू नितिन, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुभाष चंद्र गर्ग, और क्या शानदार किताब है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। आपका थोड़ा वक्त ज़रूर लेगी, लेकिन जितना भी लेगी आपको पढ़ने के बाद समृद्ध फील होगा कि आपने फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर या जो लोग हमारे बारे में पॉलिसी बनाते हैं उन इदारों में क्या चलता है, कौन कैसे सोचता है, और डिसेंट भी होते हैं। ऐसा ही नहीं होता है कि सब यस मैन यस मैम होता है, ये सब चलता है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही है। लेकिन ये किताब पढ़िए और इस किताब का लाभ उठाइए, और मेरा आग्रह अंत में भी कहिएगा अपने पब्लिशर से कि हिंदी में छापे। मैं उनको ज़रूर कहूँगा। मैं भी कहूँगा। ज़रूर कहिएगा। तो पढ़िएगा ज़रूर। आज के पढ़ाकू नितिन में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने का, और सुभाष जी आपका भी, इतने धैर्य से आपने सुना। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।